नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के 55 विधायक हैं, जिसमें 36 विधायक बागी हो गए हैं। वहीं बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी विकल्पों पर विचार जरूर कर रही है। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की उछाल वाली पिच पर बॉलिंग करते हुए उद्धव सरकार को आउट करने की जुगत भिड़ा रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के टूट रोकने की कोशिश करने के साथ एकनाथ को सबक सिखाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। वहीं महाअघाड़ी में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार की एनसीपी ने भी शिवसेना का साथ छोड़ने का संकेत दे दिया है। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे कैसे अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। थोड़ी देर में आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे की अहम बैठक होने वाली है। शिवसेना विभाग प्रमुखों के साथ उद्धव की बैठक होगी। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, अजीत पवार का बयान आया है कि एनसीपी के सभी विधायक सरकार बचाने की जुगत में हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषभ देव सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ, क्या माना जाए? अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी साथ खड़ी है शिवसेना के, और ऐसे में कांग्रेस कह रही है अगर महाअघाड़ी का जो गठबंधन है अगर उसे छोड़ना चाहते हैं, उससे दूर हटना चाहते हैं तो जा सकते हैं, दूरी उनका निर्णय होगा उद्धव ठाकरे का। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे जिस तरीके से शक्तिशाली मुद्रा में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि वो अब वापस आने की स्थिति में नहीं है। क्या माना जाए, उद्धव ठाकरे का जो इस्तीफा है जल्द हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो बगावत है उस बगावत के बाद जो है शिवसेना में एक बड़ी फूट होने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि शिवसेना के पास 55 विधायक हैं, 34 विधायकों ने जो है 34 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं और उन्होंने दस्तखत भी किए हुए हैं। और जैसे कि 4 विधायक और जो आज शिवसेना के उनके पाले में चले गए वो गुवाहाटी जो हैं पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से वो तो 46 विधायकों का समर्थन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास 46 विधायक हैं, लेकिन टोटल 36 विधायक जो हैं उनके पास में 34 विधायकों की जो एक चिट्ठी उनके पास में है जो उन्होंने राज्यपाल को भी दी हुई है। और एकनाथ शिंदे का जो बगावती जो सुर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लेकर उद्धव ठाकरे को एक में परेशानी में डाल दिया है। संजय राउत, हालांकि संजय राउत कह रहे हैं इस बात को लेकर कि जो है कुछ भी दिक्कत नहीं है, फ्लोर टेस्ट होगा तो मैं उसमें पास हो जाऊंगा और भी सारी जितने भी चीज़ें हैं सबको डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, बागी विधायकों को मना लिया जाएगा। सारी बातें जो हैं संजय राउत भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी है वो खतरे में पड़ती हुई साफ नज़र आ रही। जिस तरीके से जो एकनाथ शिंदे अपने स्टैंड पर कायम हैं और वो पीछे नहीं हट रहे हैं, तो जो राजनीति का जो सियासत है, जो महाराष्ट्र की सियासत है, वो इस समय जो है एक दूसरा रूप ले रही है। अब पूरी जो कहानी है, जो एक स्क्रिप्ट जो है महाराष्ट्र की, वो शिवसेना का असली किंग कौन होगा इस पर आकर टिक गई है। क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे पास 46 विधायक हैं, यदि 46 विधायक वाकई में जो है एकनाथ शिंदे के साथ में चले जाते हैं तो एक शिवसेना में एक बड़ी फूट हो जाएगी और शिवसेना टूट जाएगी पूरी तरीके से। इसको भी इस तरीके से उद्धव ठाकरे भांप रहे हैं कि यदि जो है 46 विधायक उनके साथ में चले जाते हैं तो जो है शिवसेना फिर नहीं बच पाएगी। और ये वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कही जाती है और हिंदुत्व पे के पथ पर ये शिवसेना चलती आई है। और इस तरीके का एकनाथ शिंदे यदि इस तरीके का काम इस तरीके का करते हैं तो बिल्कुल जो है शिवसेना जो है बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। और फ्लोर टेस्ट होता है तो उस फ्लोर टेस्ट में वो जो असफल हो जाएगी, वो पास नहीं कर पाएंगे फ्लोर टेस्ट। तो इसलिए अभी जो है
जो चिट्ठी भेजी है एकनाथ शिंदे ने, जो है राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है, और जो नरहरी जिरवाल जो हैं डिप्टी स्पीकर हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा है कि एक दो दिन में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, सियासत जो वहाँ पर जो जिस हिसाब से महाराष्ट्र की हो रही है, उसको लेकर एक दो दिन में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। एक दो दिन में हम फैसला लेंगे कि आगे उद्धव ठाकरे कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। जो विधायकों की चिट्ठी उनके पास में आई है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि 34 विधायक जो उनके पास से डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं, मेरे पास भी जो है लिखित चिट्ठी भेजी गई है, हमने उसको पढ़ा हुआ है। कुछ उसमें जो सिग्नेचर हैं उसको लेकर डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि संशय है कहीं ना कहीं वो जो सिग्नेचर में खिलवाड़ किया गया है, और जरूरत पड़ेगी तो उन सभी जो बागी विधायक हैं उन बागी विधायकों को बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद ही यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय ले सकते हैं। जी, फ्लोर टेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक फोटो जिस तरीके से जारी की है एकनाथ शिंदे ने, उसमें सभी विधायक तो नजर आ रहे हैं। गिनती कर लीजिए, हम अपने स्क्रीन पे भी लगातार चला रहे हैं किस तरीके से विधायक बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और ऐसे में जब बात की जाए तो विधायकों ने अपनी नाराजगी भी ऋषभ जाहिर की है उद्धव ठाकरे से। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब भी वो मिलने आते थे बंगले के बाहर उन्हें खड़ा रहना पड़ता था, मुख्यमंत्री उनसे मिलते नहीं थे, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। वो जो भी काम लेकर के आते थे, फ़ोन करते थे तो उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता था। एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक थे उनके सारे काम होते थे, उनका फ़ोन उठता था, उनसे लगातार मिलते थे उद्धव ठाकरे। लेकिन वो शिवसेना के जो विधायक हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करते थे, जल्द नहीं मिलते थे, मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं थे। तो ये जो जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है, आरोप लगाए हैं, उनमें कितना दम नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी का इस पे खेल नहीं तो बीजेपी पर फिर आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस? साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है राष्ट्रपति चुनाव है इसलिए सरकार गिराने की स्थिति है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं साफ तौर पे, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो चाहती है कि महाराष्ट्र में अस्थिर रहे सरकार को अस्थिर करने में पूरा का पूरा हाथ बीजेपी का है। बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का जिक्र नहीं किया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो जब अपने विधायकों की बात नहीं सुनते थे, क्योंकि ये जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में उनके जो है बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कि जब वो उद्धव ठाकरे जो है सीएम आवास पर हम लोगों से नहीं मिलते थे, हम लोगों की कोई बात को वो नहीं सुनते थे, हम लोगों को घंटों जो है सीएम आवास के बाहर उनका वेट करना पड़ता था, खड़े रहना पड़ता था। और उसके बाद यदि मेरी किसी ने बात सुनी है तो वो एक ही नेता है, वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने हमारी पूरी बात सुनी, हमारे हर एक बात का उन्होंने उत्तर दिया है और हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के चले हैं। इसलिए हमें जो है सीएम उद्धव ठाकरे की इस रवैया से हम लोग बहुत पहले से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो हमारे विधायक होने के, हमारे मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो है हमारी नहीं सुनते थे। ये जो लगातार जो है जो बागी विधायक हैं वो अपनी पीड़ा जो है व्यक्त कर रहे हैं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने उनके साथ में क्या किया है और उनकी बात नहीं सुनी और उनको घंटों जो है सीएम आवास के बाहर खड़े होना पड़ा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे ने हमारी जो बात को सुना है और हमारे जो है कंधे से कंधा मिलाकर वो हमारे साथ में चले हैं, इसलिए हम एकनाथ शिंदे के साथ में कहीं ना कहीं देखिए ये तो है ही है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो थोड़ा सा अड़ियल किस्म के माने जाते हैं। उनका जो एक जो छवि है वो एक अड़ियल किस्म की मानी जाती है। और जो एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक थे उनसे वो आसानी से मिलते थे, जैसा कि वो आरोप उनके बागी विधायक लगा रहे हैं कि उन विधायकों से वो आसानी से मिलते थे, उनको टाइम देते थे। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चीज़ है कि ये एक विरोध जो है पहले से इन विधायकों के अंदर शुरू हो रहा था उद्धव ठाकरे को लेकर। और बात की जैसे आपने कही कि क्या बीजेपी क्या इस पूरे उसमें उसका पीछे है, तो देखिए बीजेपी जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, अभिषेक मनु सिंघवी ने लगाया कि जो स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए उनका कहना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे राज्य रहे हैं
जो चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, इन जगहों पर बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया और वो सफल हुई है। राजस्थान में भी उन्होंने चलाने की कोशिश करी, जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 15 साल से वहां पर जो है सत्ता से बाहर थी कांग्रेस, और उसके बाद कांग्रेस को सत्ता मिली। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कमलनाथ से और उनकी जो है दिग्विजय सिंह से नहीं पटती थी, उन्होंने 22 विधायकों को लेकर जो है वो अलग हुए। इसका फायदा जो है बीजेपी ने उठाया और ऑपरेशन लोटस के जरिए जो वहां पर सरकार बनाई। तो देखिए ये तो आरोप लग ही रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी जिस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, वो चाहे वो आगे से ना हो लेकिन पीछे से पूरी स्क्रिप्ट जो है बीजेपी ने लिखी हुई है। तो इस तरीके के आरोप तो विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। जी, जिस तरीके से मातोश्री में भी मंथन होने वाला है, जो जिले के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, उसके बाद क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं उद्धव? कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार से जिस तरह से उनकी शरद पवार से कल बात हुई थी, उसके बाद लगातार संजय राउत का जिस तरीके से बयान आ रहा है कि अगर विधायक बात करते हैं और विधायक कहते हैं तो महाअघाड़ी से वो अलग होने की बात भी कर रहे हैं। तो और ऐसे में अजीत पवार का साफ तौर पे ये कहना है कि संजय राउत जो हैं शायद उन्होंने सभी विधायकों को वापस बुलाने के लिए इस तरीके का बयान दे दिया है, लेकिन तीनों ही दलों यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों ही दलों की जिम्मेदारी है सरकार को बचाने की। ऐसे में नंबर गेम बहुत बड़ी बात है, नंबर नहीं है, कैसे बच पाएगी सरकार? बिल्कुल, जैसे अजीत पवार ने अपने घर पर अभी वहाँ पर बैठक करी है। अजीत पवार ने जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चल रही है। अजीत पवार कह रहे हैं कि हमको हर हालत में जो है इस सरकार को बचाना है और पूरी तरीके से हम जो है उद्धव ठाकरे के साथ में, क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं और हमारे अच्छे रिश्ते हैं जो है उद्धव ठाकरे से। और जो कांग्रेस के लेकिन जो नाना पटोले हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके एक बगावती सुर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हम जो है यदि वो हमसे अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो लें। अलग अलग महाअघाड़ी में भी कहीं फूट नजर आ रही है। महाअघाड़ी में भी जो इस तरीके की एक साथ एक सुर में महाअघाड़ी के जो भी नेता हैं वो नहीं बोल रहे हैं। अभी सुप्रिया सुले ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया था कि नहीं हम जो है जो उद्धव ठाकरे से जो है अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं कि जबकि अजीत पवार जो वो भी एनसीपी के हैं, सुप्रिया सुले भी एनसीपी की नेता हैं, वो अलग अलग बयान अपना दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले कहती हैं कि हम एनसीपी जो है अपना समर्थन वापस ले लेगी। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत पवार करते हैं और अजीत पवार कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ में हैं। तो देखिए जब इस तरीके की बयानबाजी जो है महाअघाड़ी में हो रही है, एनसीपी में हो रही है, तो इसको भी कैसे क्या कहा जाए कि नहीं जो है उद्धव के साथ में जो है ये लोग उद्धव के साथ में है, पूरी महाअघाड़ी उद्धव के साथ में है। देखिए जब तक जो है एकनाथ शिंदे जो के साथ में जो बागी विधायक हैं वो यदि साथ में नहीं आते हैं, वो उनको डैमेज कंट्रोल ये नहीं कर पाते हैं, उद्धव ठाकरे उनको नहीं मना पाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उस फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी ठीक है। और अभी जब थोड़ी देर पहले वीडियो एक लॉन्च हुआ था, इसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सभी विधायक बैठे हुए हैं और एक साथ हाथ उठाकर वो उनको अपना नेता चुन रहे हैं और कह रहे हैं निर्णय लेने का अधिकार एकनाथ शिंदे को है। तो साफ तौर पे जाहिर हो गया कि उनका नेता कौन है। उद्धव को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। अभी मीडिया में वीडियो लगातार चल रहा है ऋषभ, देखिए इसके बहुत बड़े मायने निकाले जाएंगे। देखिए एकनाथ शिंदे ने एक फोटो सेशन कराया है, उन्होंने ये एहसास कराया, ये बताया है उद्धव ठाकरे को कि देखिए कि हमारे साथ में जो है मीडिया के सामने वो जो फोटो वायरल हो रही है वो ये मीडिया को भी बताना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को भी अपना बताना चाहते हैं कि मेरे साथ में जो 34 विधायक हैं वो मेरे साथ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, सीधा उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, सारे खेल के पीछे बीजेपी या फिर वाकई में एकनाथ शिंदे ही अलग हो गए हैं उस विचारधारा के साथ जो वाकई में एक समय पे बाला साहब के वक्त दिखती थी शिवसेना में? नमस्कार भैया, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये सियासत इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने अपना आवास स्थान कल ही छोड़ा है सरकारी जता जी, और जो तोड़ मरोड़ की राजनीति इस महाराष्ट्र पे चल रही है वो बहुत ही निंदनीय है। अब पता नहीं एकनाथ शिंदे जी को या उनके साथ अन्य विधायकों को ईडी का दबाव देके करवाया गया है
या मुझे तो नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे जी काफी समझदार नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने खुशी से इस तरीके से कोई काम करेंगे। ये हमें ये महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को एयरपोर्ट पे देखा गया, जैसे उन विधायकों को जबरन ले जाने में मोहित कंबोज जी को उसमें देखा गया था। सर राघवेंद्र शुक्ला के बच्चे तो है नहीं जो उनको जबरन ले जाएगा कोई, उनको भी सारी स्थिति मालूम है, कानून के बारे में उन्हें जानकारी है सर, उनको कोई समझा नहीं सकता सर। सारे विधायक जो है सियासत यदि आप देखेंगे तो कई जमाने से यही चली आ रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मरतबा महाराष्ट्र में सरकार गिराने का प्रयास किया, ये उनका तीसरी मरतबा था। तो फिर भी उद्धव ठाकरे जी ने बड़ा मन करके कहा कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप वापस आने का ये करें। अब उसी का इंतजार किया जा रहा है। जी, एकनाथ शिंदे ने कल मना कर दिया सर। मना कर दिया, बट उन्होंने ये कहा है कि हम बाला साहेब के हिंदू के शिव सैनिक है, हम हिंदुत्व और शिवसेना जीवित रखेंगे। आप देखते हैं उनका निर्णय क्या होता है। ठीक है सर, नंबर नहीं है ना सर आपके पास, कैसे बचाएंगे सरकार सर फ्लोर टेस्ट में? संजय राउत कह रहे हैं हम बचा लेंगे सरकार। हाँ, तो यही मैं कहना चाहूंगा आपसे और जो भी दर्शक जो जुड़े हैं कि थोड़े से समय का प्रतीक्षा करें। हाँ। मैं पुनः आपको फ्लोर टेस्ट के समय भी यदि आप लोग का होगा मैं जोड़ूंगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें प्रतीक्षा करना होगा। राघवेंद्र जी एक बात और बताइए जरा, लगातार एक फोटो सेशन का जिक्र हो रहा है, फोटो सेशन उन्होंने कराया है एकनाथ शिंदे ने, सारे विधायकगण उसमें मौजूद हैं और एक वीडियो जारी किया है मीडिया में और उसमें सारे जो विधायक हैं वो एक साथ हाथ उठा करके उनका समर्थन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का। वो कह रहे हैं उनके नेता यह तो हम भी नहीं बता सकते, वो आप भी नहीं बता सकते कि वो जितने भी विधायक है मजबूरी से हैं, खुशी से हैं या किस तरीके से उन्हें करवाया जा रहा है या वो खुद से कह रहे हैं। अब थोड़ा रुक जाइए, फ्लोर टेस्ट का समय आने दीजिए, उसके उपरांत ही सारी चीजें क्लियर होंगी। बट ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो सेन लगाने का काम करते हैं, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। सर ये बताइए सर कि महाविकास अघाड़ी में आपस में फूट पड़ी है कि नहीं पड़ी? क्योंकि नाना पटोले जो है वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं, सुप्रिया सुले आती है वो अलग बयानबाजी कर जाती है कि एनसीपी अलग है, नहीं, कहते नहीं सब कुछ ठीक है साहब, हम साथ में खड़े हैं शिवसेना के। हम लोगों ने हम 100% शिवसेना के साथ हैं। अब देखना ये है कि शिवसेना इसमें करती क्या है या उनके विधायक करते क्या है, उसके बाद जो होगा वो आप सबके समक्ष आएगा ही आएगा। जी, आपका शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, जीएमडी न्यूज से जुड़ने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। तो आप सुन रहे थे राघवेंद्र शुक्ला को, ये महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट में वो निकाल लेंगे, नंबर गेम भी जीत जाएंगे। ऋषभ आपने सुना किस तरीके से कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, लेकिन नंबर साफ तौर पे नहीं नजर आ रहा है इनके साथ। ये जो गठबंधन है इनका महाविकास अघाड़ी का, उसमें नहीं दिख रहा है। ऋषभ देखिए, जिस हिसाब से भी जो कांग्रेस के नेता जो जुड़े हुए थे अपने साथ में महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं बार बार कि नहीं हमारे पास जो है नंबर हैं, हमारे पास विधायक हैं और हम उनको जो है मना लेंगे और जो फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। देखिए ये सब कयास लगा रहे हैं, वो कयास लगाने की बात वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो स्थिति है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत कर रखी है, उस हिसाब से नहीं लगता है कि जो है जितने विधायक उनके साथ में जो से फोटो सेशन करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, तो उस हिसाब से लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे के साथ में वो सभी विधायक जाएंगे। उन्होंने प्लान कर रखा है, पहले से सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है, सिर्फ इंतजार है कि उन्होंने एक कहा है कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे से कि आप जो है महागाड़ी से जो है गठबंधन तोड़ लीजिए और हम आपके साथ में, हम बाला साहब ठाकरे के पथ में चलने वाले हिंदुत्ववादी नेता हैं, हम बाला साहब के ठाकरे के उस पथ चिन्हों पे चल रहे हैं। देखिए ये सब बातें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल आपने एक बात सुनी, जिस तरीके से कह रहे थे उद्धव ठाकरे जब वो संबोधित कर रहे थे जनता को और लोगों से इमोशनल अपील कर रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एनसीपी और कांग्रेस से जब गठबंधन किया, मुख्यमंत्री बन गए, तब इस चीज का जिक्र नहीं। धारा 370 पर कहीं जब विरोध कर रही थी कांग्रेस और अन्य दल, तो कहीं पर भी शिवसेना ने समर्थन नहीं किया था।
ऐसे कई चीजें हैं जहां पर जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो कट्टर हिंदुत्व की सोच थी बाला साहब के समय में, वो नहीं नजर आई उद्धव ठाकरे। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है, और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को कहीं एकनाथ शिंदे जो है उनके दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रह रहे हैं। और आगे अगर इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो वाकई में सफलता पाते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस हिसाब से जो उद्धव ठाकरे जो एक शिवसेना का एक जो स्टैंड था, हिंदुत्व वाला स्टैंड, वो कहीं वो कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती है शिवसेना। लेकिन कहीं ना कहीं जब से वो महाअघाड़ी के साथ में सरकार बनाया उन्होंने और उद्धव ठाकरे सीएम बने, तो जो हिंदुत्व की जो एक लाइन है हिंदुत्व के में कई ऐसे मुद्दे हिंदुत्व को लेकर आए जिसमें कि उनका जो स्टैंड था वो खुल के जो हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रहा। वो चाहे मामला 370 के लिए हो, वो चाहे मामला कश्मीर फाइल्स का हो, तो उन्होंने 370 का भी में भी खुल के जो है पक्ष नहीं हिंदुत्व का रखा। और कश्मीर फाइल्स की जो मूवी बनी उसका भी जो है उद्धव ठाकरे ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि जो जिस बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना है, जो उनके नक्शे कदम पर, हिंदुत्व के नक्शे कदम पर चली आ रही थी, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुत्व को लेकर। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, 2 साल का वक्त बचा हुआ है। तो इसको लेकर जो है असमंजस की स्थिति शिवसेना के अंदर काफी समय पहले से भी देखी जा रही है। हिंदुत्व भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा जो है शिवसेना के अंदर रहा है, और इसी वजह से जो है एकनाथ शिंदे जो हैं उनका जो है मनमुटाव जो है उद्धव ठाकरे के कई फैसलों पर रहा है। कई फैसलों पर जो है एक राय जो है शिवसेना के विधायकों की नहीं रही है। जिस हिसाब से महाअघाड़ी ने जहां पर समर्थन किया, महाअघाड़ी एनसीपी और कांग्रेस ने जिन मुद्दों का समर्थन किया, उस मुद्दों पर जो एनसीपी के विधायक एक राय उनके एनसीपी के विधायकों की नहीं रही, अलग अलग राय एनसीपी के विधायकों की रही। तो ये तो बड़ा मुद्दा ही है कि हिंदुत्व की जो राह है उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए जो उनकी जो धार है हिंदुत्व की, वो धीमी शिवसेना की होती हुई दिखाई दे रही है, और खासतौर से उद्धव ठाकरे की। इस वजह से ये पूरा जो आज जो घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में घटा है, इसी का एक बहुत बड़ा कारण है। जी ऋषभ, एक चीज आपने गौर की, यहाँ पर जिस तरीके से जो चिट्ठी भेजी है, अपनी शिकायत दर्ज कर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है विधायकों ने कि आदित्य ठाकरे जब अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने भी जाने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया अयोध्या। क्या कारण था, उन्हें क्यों रोका गया? दूसरा, उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए उनमें विधायकों की बिल्कुल नहीं सुनी गई। एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी सुनी गई, और उनकी ही मुख्यमंत्री आवास में चलती थी, कहीं ना कहीं सरकार में उन्हीं की चल रही थी, ये तक उन्होंने आरोप लगाया। तो क्या मान लिया जाए शिवसेना की टूटन की सबसे बड़ी वजह एनसीपी और कांग्रेस है? हाँ, बिल्कुल जो आपने बात कही कि जिस हिसाब से जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्लियर नहीं है, कई मुद्दों को लेकर था, और जो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को तवज्जो ज़्यादा जो उद्धव ठाकरे दे रहे थे। और जब ही दौरा हुआ, आदित्य ठाकरे ने जो अपना दौरा अयोध्या में किया, तो एकनाथ शिंदे तो उनके साथ में थे, संजय राउत उनके साथ में थे, लेकिन कुछ विधायक जो थे वो उनके साथ में नहीं नजर आए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक जो हमको ले नहीं जाया गया, या हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, या तो ये तो नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो उनके साथ में थे। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो एक विधायकों में तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल उद्धव ठाकरे और उनके विधायकों में नहीं देखने को मिला। क्योंकि उन्होंने जो आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं, बराबर लगाते आए हैं कि जिस तरीके से जो है एनसीपी के नेताओं को और विधायकों को और जो है कांग्रेस के विधायकों को जो तवज्जो सीएम उद्धव ठाकरे देते हैं, उनको अपने आवास में बुलाते हैं, उनको समय देते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन हमको नहीं वो बुलाते हैं, और हमको जो घंटों जो है सीएम आवास के बाहर जो उनका वेट करना पड़ता है। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि आपस में एक तालमेल नहीं रहा, और जो उद्धव ठाकरे जो है उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगे। तो इसकी भी एक बड़ी वजह जो मानी जा सकती है। जी ठीक है ऋषभ, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जिक्र करेंगे कहीं शिवसेना के अंदर खाने कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, कुछ ऐसी खिचड़ी जो एनसीपी और कांग्रेस से उस वक्त अलग हुआ जाए कि जब आगे 2024 का चुनाव है। तो महाराष्ट्र का सियासी पारा बहुत हाई है, और इस वक्त कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। मीटिंग के बाद जो मातोश्री में मीटिंग होनी है वरिष्ठ विशिष्ट नेताओं के साथ जिले स्तर के, वो मीटिंग के लिए नेता पहुंचने
शुरू हो गए वहाँ पर। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, वहाँ पर लगातार नेताओं का पहुँचना सिलसिला जारी है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है इस मीटिंग के बाद क्या बयानबाजी होगी। संजय राउत कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में हम पास हो जाएंगे। अगर साहब फ्लोर टेस्ट में आप पास हो सकते हैं तो फिर वर्षा क्यों छोड़ा आपने, और क्यों मातोश्री में आ गए वहां से बोरिया बिस्तर समेट के। इसी पर लगातार हम सीधा सवाल में चर्चा करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से ऋषभ देव सिंह जुड़े हुए। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, क्या माना जाए, कहीं खिचड़ी तो नहीं चल रही अंदर खाने 2024 के चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी है शिवसेना के लिए, क्योंकि एनसीपी में वो व्यक्ति बैठा है शरद पवार, जिसको राजनीति के सारे दांव पेच मालूम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2024 का चुनाव भी 2 साल बाद लगा हुआ है। और जिस हिसाब से, क्योंकि शरद पवार की आपने जिक्र शरद पवार का किया, शरद पवार को भी राजनीति का चाणक्य माना जाता है। बिल्कुल, शरद पवार एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रातों रात वो सत्ता बदल सकते हैं, और जो है उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। तो शरद पवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। शरद पवार राजनीति के एक कड़े मढ़े जो हैं नेता माने जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा, हिंदुत्व की बात करी, आपने कहा कि 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कोई खिचड़ी ना पक रही हो। राजनीति एक संभावनाओं का दौर है। हाँ। राजनीति में कई संभावनाएं ऐसी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और जो चुनाव 2024 में लोकसभा का होना है, उसमें जो एक तरीके से विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष के एक बड़े, सोनिया गांधी के बाद यदि कोई विपक्ष का बड़ा नेता माना जाता है वो शरद पवार को ही माना जाता है। शरद पवार ने, हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उनका नाम जो है विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो है उनको जो है कमजोर नहीं आंका जा सकता है। कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा उन्हें सक्रिय राजनीति में रहना है, इसलिए वो राष्ट्रपति के लिए आगे, नाम के लिए, नॉमिनेशन के लिए आगे नहीं आए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस हिसाब से अपना बयान दिया, उनको मनाने के लिए जो है अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी और विपक्ष के जो बड़े नेता थे वो उनके घर पर गए और एक बड़ी मीटिंग करी। 2 दिन से लगातार ममता बनर्जी ने डेरा डाल रखा था वहाँ पर और उनसे संवाद करती रही, लेकिन जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, हम जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव होना है, एक महत्वपूर्ण चुनाव ये 2024 का होगा, और इसको लेकर और हिंदुत्व जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और आगे भी 2024 में रहेगा। और ये जो सियासी घटनाक्रम जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी कहीं ना कहीं जो उसी का एक ये पार्ट है 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि पूरी दमखम के साथ में जो है जो बीजेपी से मुकाबला जो है विपक्ष भी करने को तैयार है, और बीजेपी भी जो है पूरी ताकत लगाएगी कि दोबारा जो है 2024 का भी चुनाव जीता जाए। जी हो ऋषभ, जिस तरीके से नाना पटोले जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, उनका साफ तौर पे कहना था, आज जो उनका एक बयान जारी हुआ, उन्होंने साफ तौर पे शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो विधायकगण हैं उनमें कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति रहती, शरद पवार के चलते शरद पवार दबाव बना करके रखते हैं, इसलिए शिवसेना के अंदर ये स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं अगर बात कर ले मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जो राष्ट्रपति को लेकर के दिया, उम्मीदवारी को लेकर के दिया कि राष्ट्रपति चुनाव है आगे, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा अगर यहाँ पर सरकार गिरती है, बनी रहती है। फिर भी इस तरीके के बयान आखिरकार क्यों, क्या कयास लगाए जाएं? देखिए, जिस हिसाब से आपने कहा शरद पवार की बात करी कि शरद पवार जो है, जो विधायक हैं शिवसेना के, वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार उन पर दबाव बनाते हैं। उन पर देखिए, शरद पवार एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता। एक चीज ऋषभ और जोड़ दूं, साफ तौर पे कहा है कि एकनाथ शिंदे ने कि जो शिव सैनिक हैं वो कमजोर हो रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस मजबूत हो रही लगातार। देखिए, ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए शरद पवार की जैसे बात करी, तो कि शरद पवार एक महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम माना जाता है उनको, और उनके जो है पीएम मोदी से भी एक अच्छे रिश्ते हैं। और जैसे कि उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो उद्धव ठाकरे का नाम आगे रखने के लिए जो है शरद पवार ने ही कहा था। तो जो विधायक हैं जो शिवसेना के हैं, उनके ऊपर जो है दबाव, या उनके ऊपर ये शब्द जो है अच्छा नहीं लगता है कि उनके ऊपर वो दबाव बनाएंगे, कोई वो दबाव नहीं बना रहे, लेकिन जो चीज़ें उनको गलत लगती हैं शरद पवार को, वो उस पर जरूर आगे आकर वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एनसीपी को भी इस बात को लग रहा है कि नहीं, 2024 का चुनाव उसको भी आगे दिख रहा है।
और जैसे कि आपने कहा कि शिवसेना एक सच्चे शिव सैनिक हैं हम, और तो कहीं ना कहीं देखिए जब से ये गवर्नमेंट बनी महाअघाड़ी की, तो उसमें कई मुद्दों को लेकर, जैसे मैंने अभी पिछले बताया आपको कि कई मुद्दों को लेकर दोनों शिवसेना में और एनसीपी के नेताओं में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्योंकि शरद पवार भी अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। वो उनको भी लगता है कि नहीं, हमने जो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, सीएम बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है, हमने उनका जो गठबंधन में उनके शामिल हुए हैं और उनका साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के अंदर भी ये चीज़ है, और नेता वो महाराष्ट्र के बड़े हैं ही हैं। तो 24 का भी चुनाव क्योंकि नज़दीक आ रहा है, 24 का भी चुनाव दो साल बाद होना है, तो सारे घटनाक्रम को देखते हुए शरद पवार एक जो है महाराष्ट्र के एक केंद्र की धुरी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। ऋषभ, जिस तरीके से ये जो सियासी उठापटक चल रहा है, सियासी संकट है, सरकार अस्थिर नजर आ रही है महाराष्ट्र में, और शिवसेना टूटन की स्थिति में है, टूट की स्थिति बिल्कुल साफ देखी जा रही है। ऐसे में लोगों के बीच में शिवसेना के प्रति एक निगेटिव मैसेज आ रहा है ऋषभ। बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना के जो महाराष्ट्र की जनता है वो शिवसेना के प्रति उसको काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, शिवसेना को काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल मानते हैं, क्योंकि जब बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही तो शिवसेना ही को ताकतवर माना जाता था। और जो मराठी हैं, जिनको जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो मराठी हैं, वो शिवसेना पे ही भरोसा जताते हैं। यदि से उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाती है और शिवसेना में एक बड़ी फूट होती है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना का जो है कद वो बहुत कम हो जाएगा, और जो आने वाला जो चुनाव है जो अगले साल 2023 में होना है विधानसभा का चुनाव, उसमें शिवसेना की हालत काफ़ी खराब भी हो सकती है जी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का अगर जिक्र कर लें, उठापटक के बावजूद इनकी स्थिति जो है वो, इनका कोई ऐसा मैसेज लोगों के बीच में नहीं जा रहा है, वोटर्स के बीच में नहीं जा रहा है, जिससे कि इनकी जो सियासी ज़मीन हो वो कहीं लड़खड़ा रही हो या वो कहीं खिसक रही हो। ऐसे में नुकसान शिवसेना का हो रहा है। एकनाथ शिंदे, अगर एकनाथ शिंदे का जिक्र कर लें, बाला साहब ठाकरे ने ज्वाइन कराया था, फोटो भी लगातार वायरल हो रही है उनकी, एकनाथ शिंदे की। वो सच्चा सिपाही बता रहे हैं अपने आप को। इस टूटन के बाद क्या लग रहा है ऋषभ, शिवसेना खड़ी हो पाएगी दोबारा? देखिए, पहली बात तो उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश करेंगे कि शिवसेना जो है टूटे ना, पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने अभी आपने दोपहर में सुना होगा कि जिस तरीके से संजय राउत का एक बयान आता है कि आप सभी लोग आ जाइए, आकर यहाँ पर सभी जो है बागी विधायक बात करिए और महाअघाड़ी से हम गठबंधन जिससे अलग हो जाएंगे। तो जो ये बयान संजय राउत का आता है, संजय राउत एक उद्धव ठाकरे के बहुत खास माने जाते हैं, और जो भी उद्धव ठाकरे को कुछ कहना होता है वो संजय राउत के माध्यम से ही कहा जाता है। तो जो यदि संजय राउत कह रहे हैं, इसका मायने इसका माना जाए कि वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बागी विधायकों को जो उद्धव ठाकरे पहले बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और एक बड़ी जो फूट जो है शिवसेना में जो आने वाली है उसको रोकना चाहते हैं। तो इस तरीके का जो एक बयान आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये संजय राउत का, कि नहीं, आप कहेंगे तो हम महाअघाड़ी से गठबंधन जो है तोड़ लेंगे और आपके साथ में रहेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है जो गठबंधन है इनका महाअघाड़ी का, वो तोड़ते हैं कि नहीं, या उनकी बात जो है बागी विधायकों की मानी जाती है कि नहीं, और एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। ये तो देखिए कल का वक्त है, कल भी मीटिंग बुलाई गई है, कल उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है, आज भी जो मीटिंग चल रही है उनके घर मातोश्री में जो है स्थानीय नेताओं की मीटिंग, उनके जिला के जो स्थानीय नेता हैं जो उनकी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। तो लगातार मीटिंगों का दौर भी चल रहा है, और कल 1 या 2 दिन में कोई निष्कर्ष तक भी उनको पहुँचना है। तो इस वजह से जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे ये बात कह रहे थे कि आप जो हैं कहेंगे तो आप जो है महाअघाड़ी से गठबंधन तोड़ लीजिए, क्योंकि ये बार बार अपने बराबर बात अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं इस बात को लेकर। तो आज संजय राउत ने अपना ये बयान दिया कि नहीं, आप लोग आइए, हमसे बात करिए, और हम महाअघाड़ी से गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एहसास है उद्धव ठाकरे को, इस बात का भी एहसास है कि एकनाथ शिंदे कोई कमजोर नेता नहीं है। एक बड़ी बात इस वक्त की बड़ी बात और बड़ी खबर यह भी है ऋषभ देव
कि एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थित विधायकों को साफ तौर पे कह दिया है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ खड़े रहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक महाशक्ति हमारे साथ है जो हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगी, जिसने पाकिस्तान को संदेश दिया। साफ तौर पे इशारा बीजेपी की तरफ है, साफ तौर पे ऋषभ, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं ऋषभ कि ये पाकिस्तान को संदेश, आप समझ रहे हैं, बीजेपी का जिक्र है, केंद्र में बैठी बीजेपी है, और ऐसे में विधायकों के प्रति यह संदेश बेहद शक्तिशाली। देखिए, मैंने कल भी अपने जो डिबेट हुई थी, कल भी मैं न्यूज़ रूम से जुड़ा था और मैंने साफ साफ कहा था कि इस पूरे पर्दे के पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं इतनी बड़ी बगावत नहीं कर सकते हैं। और जो आज उन्होंने खुलकर जो है अभी बोल दिया कि नहीं, हमारे साथ एक शक्ति खड़ी है और जो वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो हमारा पूरा साथ दे रही है। तो आप ये कल भी मैं बात कह रहा था, बराबर ही बात कहता चला आ रहा हूँ कि बीजेपी ही पूरे स्क्रिप्ट में बीजेपी ही ने ही लिखी है और इस पर्दे के पीछे बीजेपी ही है। और वो आप ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी लगभग, बिल्कुल, इस पूरे जो स्क्रीन पे पटकथा चल रही है, स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही है, उसकी पटकथा बीजेपी ने ही लिखी है। कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे के इस बयान से साफ हो गया। आपका शुक्रिया ऋषभ हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सीधा सवाल में लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ही स्क्रीन प्ले लिखने वाली है, पटकथा बीजेपी ने ही लिखी है, एकनाथ शिंदे के उस बयान से साफ हो गया, जिसने पाकिस्तान को संदेश दिया एक महाशक्ति है, वो महाशक्ति हमारे साथ खड़ी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, समर्थित विधायकों से कहा है एकनाथ शिंदे ने। वाकई में अब साफ हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही, लेकिन कल फिर सीधा सवाल में एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ होंगे शामिल, पेश होंगे आपके सामने और करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए सीधा सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।